अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम टीएस इलियट की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टीएस इलियट की जो अर्ली लाइफ है और उसकी मेजर वर्क और उसकी जो पोएट्री के मेन मेन थीम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी जो लिटरेरी वर्क है उन पर किन लोगों का या किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा है उसको देखेंगे। टीएस इलियट जो थे इन्हें मॉडर्निज्म मोमेंटम का एक अहम पोएट यानी उसका लीडर भी कहा जाता है। और अगर हम इसकी अर्ली लाइफ देखें तो सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जो है इसका नाम जो है टीएस इलियट इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो फुल नेम है थॉमस स्टीरन इलियट इसका फुल नेम है। ये सेंट लुइस मिसौरी में पैदा हुए ऑन सितंबर 26 1888 को और इनकी जो वफ़ात है वो हुई 4 जनवरी 1965 को इन लंदन इंग्लैंड में। अगर हम इसका फादर नेम देखें तो वो है हेनरी वेयर इलियट। जो इलियट नेम है ये इनको अब फादर की निस्बत से मिला था। जो इनके फादर थे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और इन जो सेंट लुइस में एक हाइड्रोलिक प्रेस कंपनी थी उसके प्रेसिडेंट थे। यानी इसके वालिद एक ऐसे बंदे थे जिसका यानी कि कारोबार हमेशा पैसे के साथ होता था यानी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी मदर का नेम था चार्लोट चैम्पिस हीरन जो एक पोएट्री यानी कि राइटर थी, पोएट थी और सोशल वर्कर थी और न्यू प्रोफेशन इन द अर्ली 20 सेंचुरी और ये उसका न्यू प्रोफेशन था यानी कि 20 सेंचुरी के शुरू में। अब हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने के बाद अगर हम इसकी ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एज अ 20 सेंचुरी मेजर पोएट कंसीडर किए जाते हैं, एसेस्ट, प्लेराइट एंड क्रिटिक एंड एडिटर। ये इनके मेन प्रोफेशन थे। अब हम इसकी एजुकेशन को देखते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे तो इसलिए इन्होंने हाईली एजुकेशन रिसीव की। He grew up in a prominent family and received a solid education, attending Harvard University, where he earned undergraduate and graduate degree. After completing his studies, Eliot moved to Europe, settling in England, where he worked in a various capacities, including teaching, editing. Eventually, as a banker, he became a British citizen in 1927 and was awarded the Nobel Prize in Literature in 1948। इन्होंने जो यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड करते हुए यानी कि बीए एंड एमए की डिग्री हासिल की। फिर वो पीएचडी के असूल के लिए यूरोप चले गए। वहाँ पर इंग्लैंड में सेटल होने के बाद इन्होंने शादी भी वहीं की और वहाँ पर इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए एज अ टीचिंग का प्रोफेशन अपनाया, एडिटिंग का और बैंकर उन्होंने ये जॉब शुरू की। वहाँ पर रहते हुए इन्होंने एक फैबर फैबर नाम के एक वर्ल्डली प्रोड्यूसर जो उस वक्त लिटरेचर के बहुत अहम यानी कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा था यानी शेयर कर रहा था, उसमें भी एज एडिटर काम किया जिसका नाम था फैबर फैबर। फिर इसके बाद अगर हम इसके मेजर वर्क देखें तो इनमें सबसे पहले जो है पहली बार द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रूट। ये जो 1915 में आई थी पोएम, ये इसकी एक मशहूर पोएम है और इसको सेमिनल मॉडर्निज्म पोएम पोएम भी माना जाता है। ये एलिनेशन एंड एक्जिस्टेंशनल अगस्त के जैसे थीम को एक्सप्लोजर करती है। मैग्नम ओपियस ऐसे वर्क को कहते हैं जो अजीम वर्क होता है। द वेस्टलैंड इनकी एक बहुत ही फेमस 20 सेंचुरी की पोएम मानी जाती है और ये जो पोएम थी ये पोएम में काफ़ी सारी काट-छाँट की गई थी। ये भी इसका यानी कि सबसे अजीम वर्क है और सबसे यानी कि 20 सेंचुरी का सबसे मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है। लेटर वर्क में हम इसकी देखें तो ऐश वेडनेसडे है जो 1930 में आया था। ये एलिगनिज्म एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल जैसी थीम को एक्सप्लोर करता है। फोर क्वार्टेट्स ये इसकी 4 पोएम में बार्न नॉर्टन एंड ईस्ट कोकर, द ड्राई सैल्वेज एंड लिटिल गेटिंग। ये भी टाइम, स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन कंडीशन जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हम इसके प्ले देखें तो ये वार्स ड्रामा लिखा करते थे जिसमें सबसे पहले मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा था जिसमें उन्होंने किंग हेनरी टू एंड आर्च बिशप ऑफ थॉमस बकेट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शो किया है या सेकुलर पावर के दरमियान जो क्लैश था उनको वो थी। इसके अलावा इसका और एक ड्रामा है द कॉकटेल पार्टी 1949 में। ये भी यानी कि ह्यूमन रिलेशनशिप एंड रिसर्च फॉर आइडेंटिटी इस तरह के थीम इसके हैं।
फिर इसके हम अगर क्रिटिकल वर्क देखें तो उसमें द स्केयर बोर्ड जो 1920 में आया था, एक कलेक्शन ऑफ ऐसे ऑन पोएट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919 में, ये भी इसी यानी कि स्केयर अवार्ड्स में से लिया गया है, जिसमें टी एस एलियट की थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है, जिसमें उन्होंने पोएट के माइंड को एज अ कैटलिस्ट पेश किया है। इसके अलावा अगर हम इसकी जो लिटरेरी इन्फ्लुएंस है, इसके जो लिटरेरी वर्क है उस पर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है, इसके वालिदैन और टीचर्स के अलावा इंडियन लिटरेचर एंड फिलासफी का बहुत ज़्यादा यानी कि इन्फ्लुएंस है। हम इसकी फेम द वेस्ट लैंड में काफ़ी हद तक इसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस ऑफ इज़रा पोन, ये जब वो एज अ बैंकर, एज अ टीचिंग, एज अ एडिटर काम कर रहे थे इंग्लैंड में, तो ये वहाँ पर इज़रा पोन से मिले, ये इनके दोस्त भी थे और मॉडर्निस्ट पोएट भी थे उस वक्त, और ये एक और रेवोल्यूशनरी यानी कि व्यू रखते थे, और इन्हें जंग पहली वर्ल्ड वार के दरमियान ये उस वक्त टाइम मौजूद थे, और सेकंड वर्ल्ड वार में इनको बाद में कैद भी करवा दिया गया था। लेकिन इसकी जो पोएट्री मतलब टी एस इलियट की थी वेस्टलैंड, इसने उसको मशवरा दिया कि इसमें काफ़ी सारी काट शान है, तो इसी के मशवरे पर टी एस इलियट ने अपनी द वेस्टलैंड पोएम में काफ़ी सारी काट शान की थी। इन्फ्लुएंस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट, जो मेटाफिजिकल पोएट थे तो इनसे बड़ा यानी कि टी एस इलियट इनको यानी कि पसंद करते, क्योंकि टी एस इलियट 20 सेंचुरी के पोएट थे, तो वो 19 सेंचुरी की जो पोएट्री थी उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। ये 17 एंड 16 के जो पोएट थे जॉन डारो, उनकी पोएट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा अगला जो पोएट है इन्फ्लुएंस ऑफ डेंटे, डेंटे एक पोएट है, उसकी एक द डिवाइन ऑफ कॉमेडी एपिक पोएम है, ये उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच सिंबलिस्ट, ये जो फ्रेंच सिंबलिस्ट की टेक्निक थी उनको इस्तेमाल करते थे। इसकी अल्फ्रूड जे अल्फ्रूड पोएम जो है ना प्रोफ्रूट, उसमें एक लाइन है, आई हैव मेयर्ड आउट विद माई लाइफ सुकून, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कॉफ़ी के चम्मच से मापा है। तो इस तरह की इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल किया। अब हम इसकी जो यानी कि पोएट्री है उसकी मेन थीम देखें तो थीम ऑफ हिज पोएट्री एलिनेशन एंड आइसोलेशन। सबसे पहले इसकी जो मेन थीम है एलिनेशन एंड आइसोलेशन, ये इसकी हम पोएम द वेस्टलैंड में भी देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ, ये भी इसकी पोएट्री की बहुत अहम थीम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है fragmentation and disillusionment. Elite poetry frequently reflect the fragmentation and disillusionment nature of the modern life, exploring the theme of cultural decay, moral ambiguity, and the loss of traditional values. ये इस तरह की थीम एम्बिगुइटी, मॉरल वैल्यूज, इन चीज़ों को डिपिक्ट करने के लिए फ्रेगमेंटेशन, डिसइल्यूजनमेंट, the time and memory. Next point is the time and memory. Theme of time, memory, and the passage of time recur throughout the elite work, reflecting his interest in the cyclical nature of history and the human experience on identity and selfhood. Elite poetry often explores the theme of identity, selfhood, examining the complexities of the individual identity about society, tradition, and the passage of time. जल्दी जल्दी से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए। The human condition. Period poetry delve into the complexities of the human condition, exploring the theme of morality, suffering, redemption, and the research for ट्रांसेंडेंस। ये जो ह्यूमन कंडीशन है ये भी हमें वेस्टलैंड में देखने को मिलती हैं, और इसकी जो पोएट्री है द हेलो मैन हम उसमें भी देख सकते हैं। कल्चर एंड सोशल क्रिटिक, ये भी इसकी पोएट्री का बहुत अहम थीम है। ये थी इसकी पोएट्री के कुछ इम्पोर्टेंट थीम जो मैंने काउंट किए हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। इसके अलावा इसकी जो बायोग्राफी में थी सबसे मेन चीज़, ये एज अ यानी कि मॉडर्निस्ट पोएट माने जाते थे, और आप लोगों को इसकी एक ख़ास बात बताता चलूँ, क्योंकि ये रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट थी, ये रोमांटिसिज्म को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।